नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो सिर्फ पत्थरों और चट्टानों के बारे में नहीं है, ये हमारे और आपके भविष्य के बारे में है। हम बात कर रहे हैं अरावली पर्वत श्रृंखला की। ये कोई नई नवेली पहाड़ियां नहीं है, ये करीबन 2 अरब साल पुरानी है, हिमालय से भी पुरानी। गुजरात से दिल्ली तक मतलब 700 किलोमीटर में फैली ये श्रृंखला सिर्फ एक लैंडमार्क नहीं है, ये थार रेगिस्तान को रोकने वाली कुदरती दीवार है। और आज हमारी चर्चा का जो केंद्र बिंदु है वो एक सरकारी फैसला है, एक नई परिभाषा जो इतनी अजीब है कि उसके तहत अरावली के 90% से ज्यादा पहाड़ वो आधिकारिक तौर पर पहाड़ी नहीं रहेंगे, मतलब कागज पर उन्हें समतल जमीन मान लिया जाएगा। ये सुनने में ही अविश्वसनीय लगता है। तो आज हम इसी की तह तक जाएंगे, समझेंगे कि इस बदलाव के पीछे क्या है और इसका हम सब पर क्या असर पड़ेगा। बिल्कुल, और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ एक तकनीकी या कानूनी परिभाषा बदलने का मामला नहीं है। ये पर्यावरण, समाज और हजारों करोड़ के आर्थिक हितों के टकराव की कहानी है। हम इस नई परिभाषा को परत दर परत खोलेंगे, इसके पीछे के असली कारणों को जानेंगे, देखेंगे कि जनता ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी और ये भी समझेंगे कि ज़मीन पर इसके विनाशकारी परिणाम वो पहले से ही कैसे दिखने लगे हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये सब सामने कैसे आया? मतलब सरकार को अचानक अरावली के पहाड़ों की परिभाषा बदलने की जरूरत क्यों पड़ गई? इसकी शुरुआत असल में एक अच्छी मंशा से हुई थी। मई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली में हो रहे अवैध खनन पर चिंता जताई थी और उन्होंने केंद्र सरकार को एक यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी परिभाषा बनाने का आदेश दिया। मकसद ये था कि पूरे अरावली क्षेत्र में संरक्षण के नियम एक जैसे हों, कोई कंफ्यूजन ना रहे। इसी आदेश के बाद केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने एक नई परिभाषा तैयार की। ठीक है, तो परिभाषा क्या है? उसके मुख्य बिंदु क्या हैं? मंत्रालय ने 2 मुख्य मानदंड तय किए। पहला, किसी भी पहाड़ी को पहाड़ तभी माना जाएगा जब उसकी ऊंचाई 100 मीटर से ज्यादा हो। 100 मीटर, ठीक है। और दूसरा, वो किसी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा होनी चाहिए, जिसका मतलब है कि उसके 500 मीटर के दायरे में कम से कम 2 या 2 से ज्यादा ऐसी ही पहाड़ियां होनी चाहिए। अच्छा, तो 100 मीटर की ऊंचाई और 500 मीटर के दायरे में 2 पहाड़। पहली नजर में तो ये एक साफ सुथरा वैज्ञानिक तरीका लगता है। इसमें गड़बड़ कहाँ है? 100 मीटर तो काफी ऊंचा होता है। यहीं पर पूरा खेल है। गड़बड़ इस बात में है कि ये 100 मीटर की ऊंचाई नापी कहाँ से जाएगी। देखिए, पूरी दुनिया में पहाड़ों की ऊंचाई समुद्र तल यानी सी लेवल से नापी जाती है, जो एक स्टैंडर्ड पैमाना है। हाँ। लेकिन इस नई परिभाषा के तहत अरावली के पहाड़ों की ऊंचाई उनके आसपास के मैदानी इलाकों से मतलब उनके आधार से नापी जाएगी। एक मिनट, मतलब दुनिया भर में एक तरीका है और हम यहाँ दूसरा अपना रहे हैं। ये तो सीधे सीधे गोल पोस्ट बदलने जैसा है। इसका असर क्या होगा? असर जमीन आसमान का असर है। हमारे स्रोत इसे ही असली स्कैम बताते हैं। अरावली के आसपास के कई मैदानी इलाके जैसे हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्से वो पहले से ही समुद्र तल से 100-150 मीटर ऊपर हैं। अच्छा। अब सोचिए, अगर कोई पहाड़ समुद्र तल से 190 मीटर ऊंचा है लेकिन उसका आधार ऐसे इलाके में है जो खुद 100 मीटर ऊंचा है, तो उसकी ऊंचाई सिर्फ 90 मीटर मानी जाएगी। बिल्कुल, और नतीजा वो आधिकारिक तौर पर पहाड़ नहीं रहेगा। बाप रे, ये तो आंकड़ों का हेरफेर करके एक पूरी पर्वत श्रृंखला को ही नक्शे से मिटाने जैसा है। क्या हमारे पास कोई डेटा है कि इससे कितने पहाड़ प्रभावित होंगे? हाँ, और आंकड़े चौंकाने वाले हैं। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने खुद ये डेटा दिया है। उनके मुताबिक अकेले राजस्थान में अरावली के 12,811 पहाड़ हैं। 12,000 से ज्यादा? जी, और उनमें से सिर्फ 1,448 यानी बस 8.7% ही इस नए मानदंड को पूरा करते हैं। सिर्फ 8.7%? हाँ, इसका सीधा मतलब है कि लगभग 91% पहाड़ वो सरकारी रिकॉर्ड से ही बाहर हो जाएंगे। और सबसे चिंता की बात ये थी कि 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने इसी परिभाषा को स्वीकार भी कर लिया था। जैसे ही ये खबर लोगों तक पहुंची होगी, जाहिर है हड़कंप मच गया होगा। हड़कंप से कहीं ज्यादा। राजस्थान से लेकर दिल्ली तक एक अभूतपूर्व विरोध शुरू हो गया। और ये किसी राजनीतिक पार्टी का आंदोलन नहीं था, ये आम लोगों का आंदोलन था। अच्छा। गुड़गांव में लोगों ने पर्यावरण मंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन किया। उदयपुर में वकीलों की पूरी बार एसोसिएशन ने मार्च निकाला और जयपुर के अंबेडकर सर्कल पर तो हजारों लोग जमा हो गए।
मैंने सोशल मीडिया पे भी देखा था, #सेव अरावली कई दिनों तक ट्रेंड करता रहा। लोगों का मुख्य नारा क्या था? एक ही नारा हर जगह गूंज रहा था, नो अरावली नो लाइफ। नो अरावली नो लाइफ। जी, ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये लोगों की उस गहरी समझ को दिखाता है कि अरावली के बिना उनका जीवन कैसा होगा। लोगों ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर्स बदली, वीडियोस बनाए, ऑनलाइन पिटिशन साइन की। मतलब साफ था कि लोग इस मुद्दे की गंभीरता को पूरी तरह समझ रहे थे। तो मतलब जनता का दबाव काम कर गया, सरकार ने कुछ प्रतिक्रिया दी, वो पीछे हटी। पहली नजर में ऐसा ही लगा। इस भारी जन दबाव के बाद 24 दिसंबर 2025 को पर्यावरण मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज जारी की। इसमें कहा गया कि अरावली में किसी भी नई माइनिंग लीज पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अच्छा। और मीडिया में इसे एक बड़ी जीत की तरह दिखाया गया। लेकिन आपके लहजे से लग रहा है कि इसमें भी कोई पैंच है। बिल्कुल। स्रोत इसे एक जुमला कहते हैं। जुमला? क्यों? क्योंकि ये रोक स्थायी नहीं है। ये सिर्फ तब तक के लिए है जब तक एक सस्टेनेबल माइनिंग प्लान नहीं बन जाता। और मजे की बात यह है कि प्लान बनाने का निर्देश तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने 20 नवंबर वाले पुराने आदेश में पहले ही दे दिया था। अरे! तो सरकार ने कोई नई बात नहीं कही, बस उसी बात को दोहरा दिया। जो असली मुद्दा था, मतलब 100 मीटर वाली परिभाषा, उससे बदलने की कोई बात नहीं की गई। मतलब ये बस हेडलाइन मैनेजमेंट था, असल में कुछ नहीं बदला। तो सरकार असल मुद्दे को टाल रही है। इससे ये सवाल और भी बड़ा हो जाता है कि अगर ये पहाड़ नहीं बचे तो हम खो क्या देंगे? दांव पर असल में लगा क्या है? दांव पर हमारा भविष्य लगा है। सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज है मरुस्थलीकरण की रोकथाम। अरावली की पहाड़ियां थार रेगिस्तान से आने वाली रेतीली हवाओं के लिए एक स्पीड ब्रेकर की तरह काम करती हैं। स्पीड ब्रेकर? हाँ, जब ये गर्म रेतीली हवाएं इन पहाड़ियों से टकराती हैं तो उनकी रफ्तार कम हो जाती है और रेत वहीं गिर जाती है। तो ये एक तरह की बायोलॉजिकल दीवार है। एकदम सही। और सिर्फ पहाड़ ही नहीं, उन पर मौजूद जंगल हवा में मौजूद धूल के कणों को सोख लेते हैं। अगर ये पहाड़ और जंगल ना रहे तो ये रेत सीधे हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उपजाऊ मैदानों तक पहुंचेगी और धीरे धीरे उन्हें भी बंजर बना देगी। कई जलवायु वैज्ञानिक चेतावनी दे चुके हैं कि बिना अरावली के दिल्ली का मौसम कुछ ही दशकों में अर्ध रेगिस्तानी यानी सेमी डेजर्ट जैसा हो सकता है। ये तो जमीन की बात हुई। हवा और पानी का? दिल्ली एनसीआर तो पहले से ही प्रदूषण और पानी की कमी से जूझ रहा है। असर बहुत गहरा है और पहले से दिख भी रहा है। हवा की बात करें तो अरावली के जंगल दिल्ली एनसीआर के लिए ग्रीन लंग्स हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं और हवा को साफ करते हैं। लेकिन अवैध खनन और अतिक्रमण की वजह से अरावली में पहले ही 12 बड़े गैप या दर्रे बन चुके हैं। एक मिनट, ये गैप्स प्राकृतिक हैं या इंसानों ने बनाए हैं? ये पूरी तरह से इंसानों की देन है। ये उन जगहों पर बने हैं जहां पहाड़ों को पूरी तरह खोदकर समतल कर दिया गया है। अब इन गैप्स के जरिए रेगिस्तान की धूल भरी हवाएं एक हाईवे की तरह सीधे दिल्ली एनसीआर तक पहुंच रही हैं। अच्छा। और यहाँ के वायु प्रदूषण को और ज्यादा खतरनाक बना रही हैं। और पानी पे क्या असर पड़ रहा है? पानी की कहानी तो और भी डरावनी है। इन पहाड़ों की चट्टानों में प्राकृतिक दरारें होती हैं। जब बारिश होती है तो ये दरारें स्पंज की तरह पानी को सोख लेती हैं और धीरे धीरे उसे जमीन के नीचे पहुंचाती हैं। इसी से हमारा भूजल यानी ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। एक अनुमान के मुताबिक 1 हेक्टेयर अरावली भूमि 20 लाख लीटर पानी रिचार्ज कर सकती है। रुकिए, 20 लाख लीटर पानी सिर्फ 1 हेक्टेयर से? ये आंकड़ा तो चौंकाने वाला है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम सिर्फ पहाड़ नहीं, अपने हिस्से का पूरा एक जलाशय खो रहे हैं। बिल्कुल। और इसका नतीजा सामने है। दिल्ली के पास की मशहूर बड़खल झील, जो कभी टूरिस्ट स्पॉट हुआ करती थी, आज पूरी तरह सूख चुकी है। हाँ, मैंने सुना है। हरियाणा की दमदमा झील सिकुड़कर अपने मूल आकार की 1/3 रह गई है। हम असल में अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं, सीधे अपनी गर्दन पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। यहाँ तक कि मौसम का पूरा मिजाज बदल गया है। स्रोत बताते हैं कि 1973 में जहाँ इस क्षेत्र में मॉनसून 101 दिन रहता था, वहीं 2009 तक ये घटकर सिर्फ 25 दिन रह गया। अविश्वसनीय। मतलब जो मानसून कभी 3 महीने से ज्यादा रहता था, अब वो 1 महीने में सिमट गया है। अगर नुकसान इतना बड़ा और साफ है तो कोई तो होगा जिसे इस तबाही से जबरदस्त फायदा हो रहा होगा। स्रोत किन की तरफ इशारा करते हैं? स्रोत सीधे तौर पर 3 बहुत शक्तिशाली समूहों की ओर इशारा करते हैं। कौन है ये? पहला है रियल एस्टेट लॉबी। अरावली की जमीन
गुड़गांव फरीदाबाद जैसे बेहद महंगे रियल एस्टेट कॉरिडोर के बीच पड़ती है। यहाँ अवैध फार्म हाउसेज, वेडिंग वेन्यूज और रिसॉर्ट्स का एक पूरा तंत्र खड़ा हो गया है। कांत एनक्लेव केस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां फॉरेस्ट लैंड पर 425 एकड़ जमीन पर प्लॉट काट दिए गए। मैंने इस केस के बारे में सुना है। इसमें बड़े बड़े लोगों के नाम थे, है ना? बड़े से भी बड़े। 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट ने इसे गिराने का आदेश दिया तो पता चला कि खरीदारों में पूर्व चीफ जस्टिस, सांसद, बड़े क्रिकेटर और टॉप ब्यूरोक्रेट शामिल थे। बाप रे। कोर्ट ने साफ कहा कि ये कंपनी और सरकारी विभागों की मिलीभगत के बिना संभव ही नहीं था। ये दिखाता है कि इस खेल में कितने प्रभावशाली लोग शामिल हैं। ठीक है, तो एक हो गई रियल एस्टेट लॉबी। दूसरा समूह कौन है? दूसरा है बड़े कॉरपोरेट हित। स्रोत बाबा रामदेव के पतंजलि ग्रुप का उदाहरण देता है, जिसने कथित तौर पर फरीदाबाद के कोट गांव में 400 एकड़ से ज्यादा संरक्षित जमीन खरीदी। ये गैर मुमकिन पहाड़ जमीन थी, यानी पंचायत की जमीन जिसे खरीदा बेचा नहीं जा सकता। तो फिर उन्होंने इसे खरीदा कैसे? तरीका बहुत शातिर था। आरोप है कि ये काम कई शेल कंपनियों और 300 से ज्यादा पावर ऑफ अटॉर्नी एग्रीमेंट्स के जरिए किया गया, ताकि सीधे तौर पर ओनरशिप ट्रांसफर न दिखे और कानून को धोखा दिया जा सके। अच्छा। हालांकि 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने जमीन वापस पंचायत को देने का आदेश दिया, लेकिन हरियाणा सरकार ने उसे आज तक पूरी तरह लागू नहीं किया है। रियल एस्टेट और बड़े कॉर्पोरेट, ये तो समझ में आता है, लेकिन स्रोत किसी तीसरे समूह का भी जिक्र करता है और मुझे लगता है वो इन सबसे ज्यादा खतरनाक है। हम माइनिंग माफिया की बात कर रहे हैं, है ना? हाँ, और ये शायद सबसे बेखौफ समूह है। अरावली में सिलिका, मार्बल, तांबा और सोने जैसे खनिजों के विशाल भंडार हैं। सुप्रीम कोर्ट के बैन के बावजूद अवैध खनन लगातार जारी है। आंकड़े देखिए, 2011 से 2017 के बीच अकेले राजस्थान में अवैध खनन के 4072 मामले दर्ज हुए। 4000 से ज्यादा? जी, और ये माफिया किसी भी हद तक जा सकता है। किस हद तक? जुलाई 2022 की घटना याद कीजिए। हरियाणा के नूह में डीएसपी सुरेंद्र सिंह जब अवैध खनन की खबर पर वहां पहुंचे और एक ट्रक को रोकने की कोशिश की, तो माफिया ने उस डंपर को सीधे उनके ऊपर चढ़ा दिया। क्या उनकी मौके पर ही मौत होगी? है भगवान, ये तो सीधे सीधे कानून और व्यवस्था का मजाक है। एक पुलिस अधिकारी की दिन दहाड़े हत्या। ये दिखाता है कि ये लोग कितने ताकतवर और निडर हैं। बिल्कुल, ये दिखाता है कि वे मानते हैं कि कानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं, लोगों के दिमाग में भी लड़ी जा रही है ना। हमारे स्रोतों में एक सूचना युद्ध का भी जिक्र है। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। स्रोत में दावा किया गया है कि कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देकर सरकार के पक्ष में वीडियो बनाने के लिए संपर्क किया गया। अच्छा। जी, उन्हें ऐसी स्क्रिप्ट दी जा रही थी जिसमें ये बताया जाए कि सरकार की नई परिभाषा असल में अरावली को बचाने के लिए है और खनन से विकास होगा। अच्छी बात यह है कि कई क्रिएटर्स ने सार्वजनिक रूप से इन ऑफर्स को उजागर कर दिया। और बड़े मीडिया हाउस का क्या वो इस मुद्दे को सही तरीके से उठा रहे हैं? यहाँ भी तस्वीर बहुत अच्छी नहीं है। स्रोत इंडिया टीवी के रजत शर्मा का उदाहरण देता है। हाल ही में उन्होंने अपने शो में दिल्ली के प्रदूषण के लिए अरावली की पहाड़ियों को ही दोषी ठहरा दिया। क्या? उनकी दलील थी कि ये पहाड़ प्रदूषित हवा को दिल्ली में कैद कर लेते हैं, उसे बाहर नहीं निकलने देते। ये तो अजीब तर्क है। अजीब इसलिए है क्योंकि कुछ साल पहले जब दिल्ली में सरकार अलग थी, तो वही एंकर प्रदूषण के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। अब जब मुद्दा अरावली से जुड़ा है, तो पहाड़ी जिम्मेदार हो गए। ये दिखाता है कि कैसे नैरेटिव को सुविधानुसार बदला जा रहा है ताकि असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। लेकिन इन सब निराशाजनक बातों के बीच हाल ही में एक सकारात्मक खबर भी आई है, जो लोगों के विरोध की ताकत को दिखाती है। हाँ, और ये बहुत बड़ी खबर है। 29 दिसंबर को लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शनों और जन दबाव के चलते सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही 20 नवंबर वाले फैसले पर अस्थायी रोक लगा दी है। अच्छा। जी, कोर्ट ने माना है कि इस मामले पर और गहराई से विचार करने की जरूरत है। तो अब आगे क्या होगा? अब कोर्ट एक नई हाई पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी बनाएगा। इस कमेटी में भूविज्ञानी, पर्यावरणविद और दूसरे विशेषज्ञ होंगे। ये कमेटी सरकार की 100 मीटर वाली परिभाषा की वैज्ञानिक और तार्किक आधार पर समीक्षा करेगी। बहुत अच्छा। और जब तक ये कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं दे देती, तब तक उस विवादित परिभाषा पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इससे साफ पता चलता है कि जब लोग जागरूक होकर सही मुद्दे पर आवाज उठाते हैं तो उसका असर होता है। तो कुल मिलाके हमने एक ऐसी कानूनी परिभाषा देखी जो एक पूरी पर्वत श्रृंखला को नक्शे
नक्शे से मिटा सकती थी। हमने इसके पर्यावरणीय परिणाम देखे, जो सिर्फ भविष्य का खतरा नहीं है, बल्कि पहले से ही घटित हो रहे हैं। बढ़ता रेगिस्तान, पानी की कमी और जहरीला प्रदूषण। और हमने इसके पीछे काम करे रियल एस्टेट, कॉरपोरेट और माइनिंग के शक्तिशाली हितों को भी समझा। और अगर हम इसे एक बड़े पैटर्न से जोड़कर देखें तो ये कहानी सिर्फ अरावली की नहीं है। स्रोत में मुंबई के उन 45,000 मैंग्रोव पेड़ों का भी जिक्र है जिन्हें एक कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के लिए काटा जा रहा है, या गुजरात के उन जंगलों का जिन्हें कॉरपोरेट हितों के लिए दिया जा रहा है। स्रोत इसे सीधे तौर पर चंदा धंधा मॉडल से जोड़ता है। मतलब कॉरपोरेट से चुनावी चंदा लो और बदले में उन्हें धंधे के लिए देश की कीमती प्राकृतिक संसाधन दे दो। सुप्रीम कोर्ट के अस्थायी रोक एक उम्मीद जरूर जगाती है, लेकिन ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। इस पूरी चर्चा से एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल उठता है। जब पर्यावरण से जुड़े वैज्ञानिक तथ्य शक्तिशाली आर्थिक और राजनीतिक हितों से टकराते हैं, तो किसी क्षेत्र की दीर्घकालिक सेहत को बचाने के लिए असल में क्या करना पड़ता है? अरावली का भविष्य अब सिर्फ एक नई कमेटी की रिपोर्ट पर निर्भर नहीं करेगा, बल्कि उन लाखों लोगों की निरंतर जागरूकता और दबाव पर निर्भर करेगा जिनका जीवन और भविष्य इस प्राचीन पर्वत श्रृंखला से जुड़ा है।